जेई मेन 2027 में कौन सी लाइन उठ के जेई मेन के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगी। 30 मिनट का रिवीजन करेंगे। अच्छा, मॉक टेस्ट क्या होता है? पूरे 3 घंटे बैठने की आदत डालिए और टेस्ट अगर दे रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ रैंकर्स क्या करते हैं, कैसे उनका रिजल्ट आता है, तो सेल्फ स्टडी करोगे कब? कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है, मैं ऐसा क्या करूं, जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया यूट्यूब से देख लिए, कुछ भी बुक उठा लिए, वन शॉट से पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। समझ में आ गई भाई क्या क्या करना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेई मेन 2027 में लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। अब हर बच्चे का डिमांड यही आता है कि बचे हुए 6 महीने 6 मंथ्स में मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया परसेंटाइल, यानी कि हर बच्चे की चाह है 99 प्लस परसेंटाइल होती है। हर बच्चा चाहता है कि मेरी पहले अटेम्प्ट में अगर 99 प्लस परसेंटाइल आ गई तो एनआईटी तो पक्की हो गई, अब मैं पूरे मन से एडवांस की प्रिपरेशन करूंगा। तो आज मैं आपके सामने ऐसी प्लानिंग लेके आया हूं जिसको आप फॉलो करोगे तो आपकी 99 परसेंटाइल आना लगभग तय मानिए। तो क्या है वो प्लानिंग, चलिए बात करते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा, क्रैक जेई मेन 2007 परफेक्ट 6 मंथ्स रोड मैप, 6 महीने का रोड मैप। 6 महीने में हम क्या करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि भाई आपको ये सब करने से 99 प्लस परसेंटाइल आने वाली है। स्मार्ट स्टडी करिए, डेली कंसिस्टेंसी रखिए, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि भाई क्या करें और क्या ना करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करता है, क्या नहीं करता है। देखिए, मोस्ट स्टूडेंट टू मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, रैंडम स्टडी। रैंडम स्टडी कभी भी कुछ भी कर लिए, क्लास में नहीं पढ़ समझ में आ रहा, यूट्यूब से देख लिए, कुछ भी बुक उठा लिए, किसी सब्जेक्ट को उठा लिए, कुछ भी करने लगते हैं। ठीक है, रिवीजन में मतलब नहीं है, टेस्ट देने ही नहीं है। टेस्ट तो आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक सर्वे आया था कि ऑनलाइन एजुकेशन जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उसमें 1% से कम बच्चा टेस्ट देता है। अब अगर आप 1% से कम बच्चा टेस्ट देता है तो सोच के देखिए, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि कूप मंडूक का मतलब होता है कुएं का मेढक, कि मैं जो कर रहा हूं सब सही है। सही गलत का फर्क कब होता है, सही गलत कब पता चलता है, जब हम प्रॉपर जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जहां तक हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, उसकी प्रॉपर हम टेस्ट दें। और टेस्ट अगर दे रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ दे, नहीं कि घर में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं तो अपनी चीटिंग कर ली और चीटिंग करके अपने पेरेंट्स को दिखा दिया कि देखिए पापा मेरे इतने नंबर आए हैं। उससे बेटा आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि जब भी कभी, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन खराब नहीं है, पढ़ने वाले खराब हैं। ऑनलाइन थोड़ी ना खराब है, पढ़ने वाले खराब हैं। तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो और प्रॉपर टेस्ट देते हो और चीट नहीं करते, क्योंकि आज अगर आप खुद को चीट करोगे तो आने वाला समय आपको बहुत चीट करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं और माँ बाप को आप बेवकूफ़ बना के उनको नंबर दिखा के उनको खुश कर रहे हैं, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा उन्हें बहुत दुख होगा और साथ ही साथ आपको फील भी होगा कि पूरे साल अगर मैं पढ़ लेता तो आज अच्छा रिजल्ट मेरा भी आता। तो ये मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या करना चाहिए, रैंकर्स क्या करते हैं, कैसे उनका रिजल्ट आता है। पहली बात मैं बता दूं, उन्हीं बच्चों का रिजल्ट आता है जो अपने गुरुजन की बात को 100% फॉलो करते हैं। ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूं तो बेटा ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जो मास्टर है, पहली बात तो जो भी आपको पढ़ा रहा है, ये नहीं मैं कह रहा कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी पढ़ा रहा है, कभी भी आपका वो गलत नहीं चाहते। मेरे हिसाब से चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा हो चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहा हो, आपका कभी गलत नहीं चाहते। इसका मतलब आपको सलाह तो सही देते हैं लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते। तो मेरा मानना है कि आपको टीचर्स जो भी आपको गाइड करें उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि गलत सलाह तो हम लोग देते नहीं है। गलत सलाह देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक टीचर के सामने कभी कोई लॉजिक ही नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट का बुरा चाहेगा। हमेशा स्टूडेंट का टीचर हमेशा भला चाहता है, क्योंकि जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में सबसे पहली खुशी होती है माँ बाप को, और दूसरा जो व्यक्ति होता है जिसे सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो आपके गुरुजन हैं। इसलिए गुरुजनों का सम्मान करिए और उनकी बातों को फॉलो करिए, क्योंकि सब लोग आपके रिजल्ट के लिए लगातार काम करते रहते हैं। तो क्या करते हैं रैंकर्स, डेली प्लानिंग है भाई, डेली की प्लानिंग है भाई, ये करूँगा, होमवर्क करूँगा, इतने बजे कोचिंग जाऊँगा, इतने बजे फिजिक्स में केमिस्ट्री, सब प्लान्ड है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। ठीक है, तो आपको एक तो डेली की प्लानिंग करनी है।
कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी क्लियर होनी चाहिए भाई। आप जो क्लास में जा रहे हो और क्लास में बहुत कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर आप क्लास में पड़ोसी से बात कर रहे हैं, टीचर कॉन्सेप्ट बता रहा है, आप सोचते हो चलो बाद में कर लूँगा, नहीं होता है, नहीं होता है। दिमाग में रखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्लास में, PYQ करिए, मॉक एनालिसिस करिए। जो भी टॉपर्स करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा PYQ करते हैं, PYQ को प्रॉपर एनालाइज करते हैं। तो आपको ये सब करना है इन सबको छोड़ के ना। आप सोचो कि पूरे साल में पढ़ूंगा नहीं और वन शॉट देखूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। वन शॉट इज गुड फॉर रिवीजन, नॉट फॉर होल सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए तो प्रॉपर क्लासरूम अटेंड करना पड़ेगा। वन शॉट से पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, वन शॉट रिवीजन के लिए अच्छा होता है। अब आप सोचिए कि कंप्लीट 6 मंथ्स का प्लान लेके आ रहा हूं मैं, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, सब आपको 6 महीने का है। तो मंथ 1 क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। मंथ 1 अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, अपने हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं। पहले मंथ में कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। अच्छा, ये मतलब नहीं है क्या इसका मतलब दूसरा जब महीना आएगा तो कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं करनी? नहीं, जो पहला है वो तो कंटिन्यूएशन में रहेगा बेटा। भाई कॉन्सेप्ट तो आपको हर महीने सीखने हैं ना। क्यों? क्योंकि हर महीने आपका सिलेबस आगे जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर के सीखोगे नहीं, ये ध्यान मत करना। अच्छा, पहले महीने में कॉन्सेप्ट सीखूंगा, अगले महीने से कुछ नहीं करूंगा, नहीं भाई, ये तो रहेगा ही। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या दूसरे महीने में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो क्या अगले तीसरे महीने में नहीं होगी? ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो लगातार रहेगी, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट बन गए, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। तीसरे महीने से जब बहुत सारा कोर्स हो जाता है तब हम PYQ स्टार्ट करते हैं। ये नहीं होता कि पहला चैप्टर हुआ, पहले चैप्टर के बाद ही PYQ करना शुरू कर दिया। नहीं करना है, नहीं करना है भाई। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2-3 चैप्टर मिला के क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं बता दूं आपको, ऑर्गेनिक के अगर आपने GOC आइसोमेरिज्म कर लिया और PYQ करने चले गए तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरी ऑर्गेनिक करने के बाद ही PYQ, क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आता होगा कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बिना कार्बोनिल के बनता ही नहीं है। हर क्वेश्चन में कार्बोनिल लगा रहता है। इसलिए आप ऐसे नहीं, आप पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, 4-5 चैप्टर हो जाएं, फिर PYQ शुरू करिए। मॉक टेस्ट आपको अब से चौथा महीना, बिगिनिंग से नहीं, जब से आप पढ़ रहे हो, अब से चौथे महीने में मॉक टेस्ट शुरू कर देने। अच्छा, मॉक टेस्ट क्या होता है? प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट होता है। जिस माहौल में आप टेस्ट देते हो फाइनल एग्जाम, आपको वैसे ही माहौल क्रिएट करना है। पूरे 3 घंटे बैठने की आदत डालिए, क्योंकि अगर आप 3 घंटे नहीं बैठ पाते वन सिटिंग में तो वहां एग्जाम कैसे दोगे? थोड़ा सा अजीब सी बात लगेगी, लेकिन मैं, क्योंकि आप बच्चे हो, अच्छा जो एग्जाम दे रहे हैं वो तो हैं तो अपने बच्चे ही, चाहे वो पढ़ रहे हो मेरे से, ना पढ़ रहे हो, लेकिन आपका ध्यान हमेशा मोशन रखता है। कभी भी 3 घंटे में आदत डालिए कि 3 घंटे के अंदर पानी भी नहीं पीने जाना है। पानी की बोतल रख लो टेबल पे, 3 घंटे चेयर में बैठ जाओ, 3 घंटे उठना नहीं है भाई। क्योंकि आप जब अभी से प्रैक्टिस करोगे तब आपका फाइनल एग्जाम में आदत पड़ेगी। 3 घंटा आपको चेयर से उठना ही नहीं है, ठीक है? जो भी आपको चाहिए सामान टेबल पर रख लीजिए, 3 घंटा लगातार बैठने की हैबिट बनाइए, क्योंकि फाइनल एग्जाम होने वाला है 3 घंटे का। वीक चैप्टर इंप्रूवमेंट, जो आपके चैप्टर वीक रह गए हैं उनको इंप्रूवमेंट पे लाइए, उनको वापस पढ़िए, रिवीजन करिए। एंड फाइनल रिवीजन, छठे मंथ पे जो हमने पढ़ लिया है, फाइनल रिवीजन कैसे करेंगे, उन सब की प्लानिंग अब मैं आपको बताने वाला हूँ। मंथ 1, पहले महीने, सबसे पहले, यानी आज से, ये नहीं कि पुराना सर वो जब मार्च में आया था, नहीं, अब जो है, अब आपको क्या करना है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें तो फिजिक्स में थ्योरी पे फोकस करना है। पहले मंथ जो आपका अभी चल रहा है, जो आप पुराना पढ़ चुके उनको थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूला समझिए, बेसिक न्यूमेरिकल्स करिए। जो, अच्छा मैं आपको बता दूँ, जैसे जेईई मेंस एडवांस की बात करूँ कि जेईई मेंस एडवांस में क्या फ़र्क है, तो अगर मैं केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करूँ तो 19-20 का फ़र्क है। केमिस्ट्री और मैथ्स में, मेंस और एडवांस में 19-20 का फ़र्क है, लेकिन फिजिक्स में 10 और 100 का फ़र्क है। मेंस की फिजिक्स 10 है तो एडवांस की फिजिक्स 100 है। इसलिए फिजिक्स को बहुत हल्के में मत लेना कि हल्के हल्के क्वेश्चन कर लिए, मेंस में फिजिक्स अच्छी हो गई तो एडवांस में भी अच्छी हो जाएगी। नहीं, अगर एडवांस लेवल की फिजिक्स करना है तो आपको थ्योरी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। केमिस्ट्री की बात करें, एनसीईआरटी कंपलसरी है भाई, एनसीईआरटी कंपलसरी है। एक एक चैप्टर की एनसीईआरटी, जो भी चैप्टर आपके कोचिंग में हो गया हो उस चैप्टर की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्योंकि कौन सी लाइन उठ के जेईई मेन के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगी ये पता आपको नहीं है। इसलिए एक एक लाइन जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करते जाओ, और जब फाइनल रिविजन में करो तो उस अंडरलाइन को पढ़ लीजिए।
फिजिकल कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करिए। ऑर्गेनिक में जीओसी में बहुत फोकस करिए, बहुत फोकस होना चाहिए जीओसी में। क्यों? क्योंकि जीओसी इज एज लाइक एबीसी ऑफ इंग्लिश। अगर आपको एबीसी नहीं आता तो इंग्लिश नहीं आएगी, इसीलिए जीओसी के बिना ऑर्गेनिक नहीं होती। इसलिए जीओसी पे बहुत फोकस करिए। और इनऑर्गेनिक तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, सर इनऑर्गेनिक तो मेरे को याद ही नहीं होती। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद करिए। याद कैसे करना है? याद करने बैठोगे तो याद नहीं होगी, याद करने बैठोगे तो याद नहीं होगी। तो इनऑर्गेनिक याद कैसे करें? जितनी बार पढ़ पाओ। अगर आप एक चीज को मन लगा के 10-10 बार देख रहे हो, 10-10 बार एक एक लाइन को पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप तो 10 बार पढ़ो। जैसे आप पढ़ लिए, फिर कभी समय मिलेगा फिर एक बार रीडिंग लगा लो। तो मोस्टली आप अगर इनऑर्गेनिक की रीडिंग लगाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए लिखा है इनऑर्गेनिक रीडिंग, क्योंकि आप अगर रीड करते हो चीज़ों को तो आपको बहुत जल्दी याद होता है। कभी भी फुर्सत, जैसे मैं अपनी बात बता दूँ, मैं खुद एक IITian हूँ और लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। मेरा अलग कॉन्सेप्ट था। जब मेरे को नींद आती थी तो मैं इनऑर्गेनिक पढ़ता था। कैसे? रीडिंग तो लगानी है। इनऑर्गेनिक को नॉवेल की तरह पढ़िए। क्या अपन नॉवेल रटने के लिए पढ़ते हैं? नहीं, लेकिन याद हो जाती है क्योंकि आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे ना उसमें। तो आप इनऑर्गेनिक को ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, मेटलर्जी हो गया, जो एडवांस के टॉपिक हैं। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में तो कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक ट्रेंड याद कर लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, रीड करोगे तो मोस्टली चीज़ें आपको याद हो जाती है। मैथ्स की बात करें तो लर्न कॉन्सेप्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, बेसिक क्वेश्चन। मैथ्स में तो देखो, मैथ्स है ना, मैथ्स में तो आप कितना भी पढ़ लो, मैथ्स में ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई ना। तो मैथ्स तो सब्जेक्ट ही बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। मैथ्स मतलब आप समझो, मैथ्स मतलब इंटरेस्टिंग है। मैथ्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ्स आएगी। अगर आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन का सल्यूशन, मैथ्स के क्वेश्चन का सल्यूशन देख लेते हो तो आपका खत्म है, मैथ्स खत्म। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन का सलूशन देखने के बाद हर टफ से टफ क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगता है। इसलिए मैथ्स में कोशिश करो, जारी रखो कोशिश। एक बार नहीं हो रहा, दोबारा फिर करो, मास्टर से पूछो, बहुत सारी चीज़ें, और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, क्या होता है जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें मैथ्स की दिक्कत है, मैथ्स होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि मोस्टली बच्चा लेक्चर देखता है, कागज कलम का यूज नहीं करता। अगर आप कागज कलम का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल लेक्चर देख रहे हैं, तो आप मैथ्स तो भूल जाइए कि आपसे मैथ्स होगी। इसलिए मोस्टली खुद करने की कोशिश करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स को सिखाना एक आर्ट है, और वो आर्ट मास्टर से ज़्यादा आप में है। आप सोचो कोई मास्टर आपको पढ़ा के मैथ्स सिखा दे, इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा लग सकता है, मास्टर अच्छा लग सकता है, मास्टर के पढ़ाने का आर्ट अच्छा लग सकता है, लेकिन बेटा क्वेश्चन तो तभी होंगे जब आप खुद करोगे। क्योंकि मैथ्स का टीचर आपको बता सकता है कि ऐसे करना है, लेकिन कैसे आंसर निकालना है ये काम केवल आपका है, और वो आएगा प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा। अगर आपको चाहिए मैथ्स से नंबर, देखो खास बात देखो यार, 25 क्वेश्चन में से जेईई मेन के अगर 25 क्वेश्चन में बात करूं तो 18 से 20 क्वेश्चन जब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में करते हैं तो 99 परसेंटाइल आती है। वहीं मैथ्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल आती है। इसका मतलब मोस्टली लोगों से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो प्रैक्टिस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। वो लगातार नोट्स पढ़ते हैं, बस नोट्स पढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मैथ्स पढ़ने से नहीं आती, मैथ्स आएगी ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस से। जितना कॉपी मैथ्स में भरोगे उतनी आप समझो आपका नंबर बढ़ने वाला है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं कॉपी भी नहीं खरीदूं, कलम भी नहीं यूज करूं, मैथ्स में नंबर आ जाए, इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रैक्टिस पे फोकस करिए मैथ्स में। डेली का रूटीन 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स, मिनिमम है 2-2 घंटा तो पढ़ना ही है भाई। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। वैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 7 से 8 घंटा तो सेल्फ स्टडी करनी ही चाहिए। 30 मिनट रिवीजन, देखो 30 मिनट का मतलब क्या है? 30 मिनट फिजिक्स में, 30 मिनट केमिस्ट्री में, 30 मिनट मैथ्स में, तो हो गए ना भाई, हो गए ना 7.5 घंटे। तो यह ध्यान रखना। कैसे? जब आप कोचिंग से पढ़ के आते हो, जब घर जाते हो, तो जो पढ़ के आए हो 1.5 घंटे में, जो पढ़ के आए हो उसको 30 मिनट में रिवाइज करना है आपको। 30 मिनट फिजिक्स में दीजिए, 30 मिनट केमिस्ट्री में दीजिए, 30 मिनट मैथ्स में दीजिए। प्रॉपर रिवाइज करिए, नोट्स बंद करिए और फिर होमवर्क करना शुरू करिए। मैं आपको एक और बात बताता हूं, होमवर्क करने के 2 तरीके होते हैं। होमवर्क करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो जनरल बच्चा होमवर्क करता है, और एक जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप होमवर्क करोगे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है आप जनरल बच्चे की तरह होमवर्क करते हो सकता है मेरी तरह जो मैं बता रहा हूं वो करते हो। बच्चा क्या करता है? चाहता है फटाफट होमवर्क अपना मॉड्यूल निकालता है, क्वेश्चन देखता है, अरे नहीं आ रहा,
नोट्स खोलता है, उसके कॉन्सेप्ट देखता है, अरे इसमें तो फार्मूला लगाता है और होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। हर क्वेश्चन में उसे नोट्स पलटना पड़ता है और वो कहता है मेरा मॉड्यूल खत्म हो गया। आपका कुछ भी खत्म नहीं हुआ, आपने अपने आप को बेवकूफ बनाया है, आपने चीटिंग की है, आपका एग्जाम में रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्या आपको एग्जाम सेंटर में नोट्स ले जाना अलाउड है क्या? बोलोगे नहीं, तो फिर यहां क्या देख रहे? जब यहां नोट्स देख के आप होमवर्क कर रहे, बार बार फॉर्मूले देख रहे, तो वहां नहीं है अलाउड। आप कुछ भी आप नहीं सीखे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कितने लोग हर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद फॉर्मूला नोट्स में देखते हैं और फिर उसको फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गलत ट्रैक पे जा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। कैसे होमवर्क करना है? 30 मिनट का रिवीजन करेंगे, पूरा नोट्स रिवाइज करेंगे, 30 मिनट जो हम पढ़ के आए हैं, नोट्स बंद करेंगे और फिर होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन हो चाहे ना हो, नोट्स नहीं पलटेंगे, क्योंकि अगर आपने नोट्स पलटा तो आपने अपने आप को चीट किया है, आपका होमवर्क हुआ नहीं है। इसलिए जितने क्वेश्चन हो रहे हो उतने ईमानदारी से करिए। नहीं हुए, क्लास में डिस्कशन होता है, जो आपके मास्टर हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे पूछिए कि मेरे कोई क्वेश्चन में डाउट है। पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी बात को सामने वाले को नहीं बता पाते कि मेरे से ये गलती हो रही है, मैं कैसे सुधारूं, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। पूछने की जरूरत तो बेटा पड़ेगी। चलिए भाई, मंथ 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बताए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो थ्योरी से भी काम चल जाता है, मैथ्स में थ्योरी से काम नहीं चलेगा। मैथ्स में तो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करना है। ईजी क्वेश्चन करो, मीडियम क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। रूल क्या है? सेंड एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑन एवरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्पेंड एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑन एवरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिफोर चेकिंग द सोल्यूशन। समझ में आ गया? सोल्यूशन देख करने के पहले अपना दिमाग लगाओ, माथा पच्ची करो भैया कि क्यों नहीं हुआ। एक बार नहीं हुआ छोड़ दीजिए, एक बार नहीं हुआ छोड़ दीजिए, फिर वापस लौट के आइए, शायद आप क्लिक कर जाए। क्योंकि देखो, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आ गया और आप दिमाग नहीं लगा पाते हो, उस पर लड़ नहीं पाते हो, तो फिर आपका देखो बहुत कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए 10 से 15 मिनट लगाओ जब क्वेश्चन अच्छा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में लगा रहे, बहुत क्वेश्चन बढ़िया हो तो लगाइए। अगर लग रहा है कि यार आसान सा है, क्लिक नहीं करा, छोड़ दीजिए। आपने सर से पूछेगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। डेली का टारगेट 70 to 100 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन आपको डेली करना ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 70 से 100 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए डेली। और हमेशा अगर आपको सोल्यूशन भी देखना है तो पहले 25 क्वेश्चन करिए, फिर सोल्यूशन देख लीजिए, अगले 25 क्वेश्चन करिए, फिर सोल्यूशन देख लीजिए, अगले 25 क्वेश्चन करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, पहला क्वेश्चन किया नहीं हुआ, खट से सोल्यूशन देखा, ओहो बड़ा आसान था ये तो, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखा, फिर उसका सोल्यूशन देखा। मेरे पास हर साल ऐसे बच्चे आते हैं, सर PYQ 5 बार कर लिया हूँ, अब क्या करूँ? 5 बार कर लिए कि हाँ, कैसे किए? पूरा एक एक क्वेश्चन कि हाँ सर वो सोल्यूशन तो देख के करना ही होता है ना, क्वेश्चन देखता हूँ सोल्यूशन देखता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ सोल्यूशन। भाई साहब आपका कुछ भी नहीं हुआ, गलत फहमी में है आप। इतना आसान नहीं है। जिस कंपटीशन की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं ना, वहाँ 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहा है, 15 लाख, उसमें से पढ़ने वाला 1 ही लाख है। 14 लाख तो यही है जो 5 बार PYQ कर चुके हैं। बात को समझो आप, ये जो 15 लाख में से 14 लाख बच्चा है ना, 5 बार PYQ कर चुका है। कैसे? क्वेश्चन सोल्यूशन। जब वो एग्जाम में बैठता है ना, तो एग्जाम को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता क्या हो रहा है। रियलिटी में 1 लाख बच्चों में कंपटीशन है, सच मानो आप, 1 लाख बच्चों में कंपटीशन है और 1 लाख में से 15 से 17 हज़ार बच्चा IIT में जा रहा है। इससे आसान एग्जाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। लोग क्या कहते हैं, IIT सेकंड टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का। अब है वो जो बाहर की एजेंसी है वो कैसे बताती हैं, 15 लाख में से 15,000 सेलेक्ट हो रहा है, सिलेक्शन रेशियो 1% है। हिंदुस्तान है, पॉपुलेशन बहुत है। अच्छा, बाहर के देशों में क्या है कि जितने सीट है उससे कम कैंडिडेट हैं, तो वहाँ तो है ही नहीं ना कॉम्पिटिशन। बात समझो, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए इसको वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम बोल दिया गया। चाइना वाले को फर्स्ट बोला क्योंकि चाइना में और पॉपुलेशन है। बात को समझिए। रियलिटी में देखोगे तो IIT एडवांस का एग्जाम बहुत आसान है। आप सोच के देखो ना यार। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप तो ऐसे देखो, कुछ लोग कहेंगे कमेंट में, अरे IIT का एग्जाम बहुत टफ है, आप तो क्या ही बात कर रहे हैं। आप तो देखो ना कि 93 परसेंटाइल पे आपका मेन से एडवांस क्लियर हो गया था। ठीक है, अच्छा ये जनरल का कट ऑफ था। SC ST OBC PWD बहुत सारी कैटेगरी होती है, इन सबका कट ऑफ ले लो और सबका एवरेज ले लो। अब आप देखो एवरेज आएगा 70-72 के आसपास। ठीक है, तो 300 में से सोच के देखो कि 3 मतलब आप 100 परसेंटाइल, 72 परसेंटाइल का मतलब आप समझ के रहे हो। 72 परसेंटाइल का मतलब क्या, कितने क्वेश्चन हो गए?
15 क्वेश्चन होते हैं, 60-65 नंबर पे 72 परसेंटाइल आ जाती। तो आप सोचो कि 75 में से 15 सही करने वाले लोग कितने हैं। आप सोच के देखो ना। आप सोचो कि आपके मतलब मोटा मोटा मान लो कि 60-70 नंबर नहीं ला पा रहे 300 में से, और पेपर आसान होता है, तो सोचो कितना टफ कंपटीशन है। अब इसको सोचने के दो तरीके, 300 में से 70 नंबर भी नहीं आते, और कुछ लोग सोचते हैं 300 में 70 है, ये तो तुरंत ले आऊंगा। तो तरीका है सोचने का कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे सोचते हो। आप सोचो 300 नंबर में से 70 नंबर लाना, 80 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है भाई, समझ में आया। तो यार अच्छा, अगर आप देख लोगे ना कि 300 में से 150 नंबर, 50% नंबर लाने वाले कितने हैं, तो मुश्किल से 30-35 हजार बच्चा मिलेगा। बस सोच के देखिए आप, यही का तरीका है। नहीं पढ़ते हैं लोग। अच्छा, ईमानदारी से इस वीडियो को जो लोग देख रहे हो ना, ईमानदारी से अपने अपने कमेंट में लिखना कि वो कितने घंटे पढ़ते। ईमानदारी वाला देखो, कॉपी लेके बैठना ना, मैं 3 घंटा लेक्चर देखता हूं, 4 घंटा फिजिक्स देखता हूं, 3 घंटा केमिस्ट्री देखता हूं, 5 घंटा मैथ्स देखता हूं, इसको पढ़ना नहीं कहते, इसको अपना समय खराब करना कहते हैं। क्योंकि जितना आप लेक्चर देख रहे हो तो सेल्फ स्टडी करोगे कब, और बिना सेल्फ स्टडी के लेक्चर देख के सिलेक्शन नहीं हो रहा। थोड़ा बुरा लगेगा कि अरे सर आके क्या बोल जाते। देखो बेटा, सच है, बहुत सारे लोग तो कमेंट में लिखेंगे अरे ये तो कुछ नहीं कर पाए, ये वो। तो क्या है ना, कमेंट करने वालों की तो कमी है नहीं ना, कुछ भी कमेंट करते हैं, पहले वो अपने अंदर झांक के देखें कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम मोशन ऐसा है बेटा, आपको बता दूं, मोशन एजुकेशन आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देता। हम लोग फर्जी वीडियो नहीं बनाते ना। फर्जी वीडियो कौन कौन बनाते हो आप जो देख लो, बट हम लोग आपको सही जानकारी, आपके हित में बात करते हैं, हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसलिए फर्जी वाड़ा तो अपन फैलाते ही नहीं है ना। इसलिए आपको बात कुछ लोगों को बुरी लगती है, कुछ लोगों को सही लगती है। ठीक है भाई, तो आपको ये समझ में आ गया। डेली टारगेट 70 से 80 क्वेश्चन का हो गया। इसके बाद तीसरा महीना आएगा पीवाईक्यू मास्टरी। पीवाईक्यू बहुत है भैया, पीवाईक्यू करना तो बहुत जरूरी है ना। अब पीवाईक्यू कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना है, और पीवाईक्यू बिना सोल्यूशन देखे करना है। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के चिपका दे रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो और आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए क्वेश्चन प्रॉपर टाइम से, जैसे आपने मान लीजिए सपोज लिक्विड सोल्यूशन का पीवाईक्यू करना शुरू किया, तो आप 1 घंटे में 25 क्वेश्चन का टारगेट रखो। चलो फिजिकल केमिस्ट्री 20 मान लो, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करूंगा, तो 1 घंटे का टाइमर लगाइए, 20 क्वेश्चन करिए। 20 क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन देखने के बाद देखो कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से सही हुए, क्योंकि वो एनालिसिस वाला पार्ट है, आगे आएगा भी। ठीक है, तो आप समझ में आया, बिना सोल्यूशन देख करना है, तब आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आप कितना पानी में हो। क्योंकि सोल्यूशन देखने के बाद तो हर टफ क्वेश्चन आसानी हो जाता है बेटा ना। तो इसलिए क्या करना है, ठीक है, पहले सॉल्व करना है। लास्ट 5 to 7 ईयर्स पीवाईक्यू कर लो, और आपके पास समय ज्यादा हो तो ज्यादा भी कर लो। आफ्टर एवरी क्वेश्चन एनालाइज, अंडरस्टैंड, इंप्रूव। ठीक है, मतलब आप 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद हर क्वेश्चन के एनालिसिस करिए। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगा। अच्छा, किस क्वेश्चन के बारे में पूछना है जो आपसे नहीं हुए। अरे जो हो गए उनकी काहे की एनालिसिस भाई। मोस्टली बच्चा पता क्या करता है, मोस्टली बच्चा क्या करता है, जब वो टेस्ट देता है तो उसके जो क्वेश्चन हो गए हैं उनकी बात ही नहीं है भाई, हो गए बढ़िया। अच्छा, जो नहीं हुए उनकी तो कतई बात नहीं करना चाहता, बोलने ही नहीं चाहता मेरे गलत हो गए। जबकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उन्हीं पे बात करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं देते, सोच के देखिए कि आप टेस्ट नहीं देते, तो टेस्ट नहीं देते तो जो आपके क्वेश्चन हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे ना भाई। टेस्ट दिया ही हमने उन क्वेश्चन का है जो हमसे नहीं हुए, तो उन नहीं हुए क्वेश्चन जो नहीं हुए वो पूछिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, वाई वॉज दिस क्वेश्चन आस्क्ड, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसमें क्या खास बात थी, कैन आई सॉल्व फास्टर, इस क्वेश्चन को क्या मेरे से गलत हुआ, क्या मैं इसको और तेज सॉल्व कर सकता हूं। ऐसे एनालाइज करनी है चीजों को, क्योंकि जब तक आप अपने रॉन्ग क्वेश्चन की एनालिसिस नहीं करेंगे वो आने वाले टेस्ट में फिर गलत होगा। अगर सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है तो आपका फिर क्वेश्चन गलत होगा। क्या भाई बात क्लियर है? क्रिएट पीवाईक्यू मिस्टेक बुक, एक कॉपी बनाइए पीवाईक्यू का मिस्टेक बुक, एक एक क्वेश्चन। जैसे आपने भाई 2024 का मैंने लिक्विड सोल्यूशन सॉल्व किया, तो उसमें हर क्वेश्चन जो गलत हुआ है ना उसमें लिखिए कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों गलत किया, क्या मैंने कॉन्सेप्ट में गलती की, क्या मेरा सिली मिस्टेक हुआ, क्या मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। जो आपने क्वेश्चन लीव किए यानी जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए नहीं किए उनको भी एनालाइज करना है,
मैंने क्यों छोड़े, क्या मेरे को इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता था, क्या मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन बड़ा है मेरे से नहीं होगा। हर एक चीज़ आपके जो मन में चल रही है उसकी प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। बिना एनालिसिस के तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। बेनिफिट्स, बेटर एक्यूरेसी, फास्टर स्पीड, लेस रिपीटेड मिस्टेक्स, जब आप ये सब करोगे तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए। क्योंकि देखो एनालिसिस का फायदा तो है, मतलब बिना एनालिसिस के अगर आप टेस्ट दे रहे हो, छोड़ दिए, अगला टेस्ट दिए, फिर दिए, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा टेस्ट ही मत दो, क्योंकि जो आपके गलत होने वो गलत होने, जो सही होने, एनालिसिस तो कुछ हो ही नहीं रही। इससे अच्छा टेस्ट दे के समय खराब करना है बेटा। 4th मंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई आप चौथे महीने में आप समझते हैं कि भाई क्या करते हैं। तो जब आपका 4th मंथ का मतलब समझ गया, कौन सा महीना आ गया, अक्टूबर आ गया। तो आपको हर वीक एक मॉक टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट हर वीक, ठीक है भाई। हर वीक आपको एक मॉक टेस्ट देना। कैसे मॉक टेस्ट देना? 3 घंटे का माहौल क्रिएट करके, पूरे 3 घंटे ईमानदारी से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में दे रहे हैं तो मम्मी पापा को बोल दो, मम्मी 3 घंटे कोई डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं चाहिए। पूरा माहौल एकदम साइलेंस वाला माहौल बना के पूरा 3 घंटे ईमानदारी से बिना चीटिंग किए एग्जाम दीजिए। एग्जाम दिए, एनालाइज आफ्टर द टेस्ट क्या करना है, पूरा वही है मैंने बताया। एनालाइज करो, टाइम मैनेजमेंट देखो, वीक टॉपिक देखो, सिलेबस देखो। अच्छा क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ क्या करना है, जैसे आपने मान लो सिलेबस खत्म है, आपको रिवीजन करना है। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जिस चैप्टर के गलत हो गए हैं, जिस कॉन्सेप्ट के गलत हो गए, उसी कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज कर लो। थ्योरी का रिवीजन हो गया। पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सपोज आपका केमिकल काइनेटिक्स का पेपर हुआ, केमिकल काइनेटिक्स आप शुरू से अच्छा मोस्टली बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन गलत हुआ, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन गलत हुआ, पहले से लेके लास्ट तक पढ़ने लगता है। पूरा 2 घंटा 2 दिन, मान लो 2 दिन तो पूरा नोट्स ही पढ़ने में चला गया। अरे भाई पूरा नहीं पढ़ना था। हो सकता है उस थ्योरी का 80% आपको पहले से आता हो, तो आप दोबारा 4 बार पढ़ के, ऐसा तो नहीं होगा कि 100% से ज़्यादा चीज़ें आपको आ जाएंगी, कोई फायदा नहीं। तो जो टॉपिक, जिस चैप्टर के टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को रिवाइज करना, इसको बोलते हैं रिविजन थ्रू टेस्ट। आप टेस्ट दीजिए, जो आपका गलत हो रहा है उसको रिवाइज करिए, उसका मजा अलग है, ठीक है भाई। गोल्डन रूल, 3 घंटा टेस्ट देंगे, 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे, मतलब सेल्फ स्टडी मतलब एनालाइज करेंगे। 3 से 3 घंटा अपन टेस्ट देंगे, 1 से 2 घंटा क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। प्रॉपर एनालिसिस कॉपी बना के करना है भाई, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आने वाले टेस्ट में और इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहले वाले टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करके जाइए, कहाँ मिस्टेक हुआ, क्या हुआ ना। और जो अगर कम मिस्टेक हो रही तो उन मिस्टेक को कागज में चिपका के, जहां पढ़ने दीवार में चिपका लो, रोज देखो। जब तक अगला टेस्ट नहीं होना ना, 2 मिनट पढ़ो कि ये गलत हुआ था। विश्वास मानिए वो मिस्टेक आपके अगले टेस्ट में नहीं हो सकता है कोई और मिस्टेक हो जाए, लेकिन जो पहले टेस्ट में हुई है, अगर आप रोज उसको देख रहे हो तो वो मिस्टेक आपको अगले टेस्ट में नहीं मिलेगी। 5th मंथ वीक चैप्टर्स, भैया वीक चैप्टर्स हो गए। मोस्टली बच्चा पता क्या करता है, मोस्टली बच्चा क्या करता है कि वीक चैप्टर है ना, वीक चैप्टर को क्या करता है कि छोड़ो यार। नहीं भाई, छोड़ना नहीं है। जो आपके चैप्टर वीक है उनमें आपको एनालिसिस करनी है कि जो वीक चैप्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता हो, देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है यार ये तो बहुत, तो जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में आपने बोला कि यार ना मेरा मॉडर्न फिजिक्स बहुत वीक है और मैं इसको छोड़ देता हूं, नहीं भाई 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कैसे छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते। तो वीक चैप्टर भी आपको करने हैं, और ऐसा नहीं केवल वीक चैप्टर में ही लगे हैं, बस वीक चैप्टर करते जा रहे हैं, हमारे स्ट्रांग हैं उनको हम छोड़ दिए और वो सब रिवीजन नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। नहीं, दोनों को साथ में लेके चलना है। कैसे? जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर उनमें कम समय दीजिए और वीक चैप्टर में थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए, तो आपके जो वीक चैप्टर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। करना तो पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि जेईई मेंस में उनका वेटेज कितना है। अगर वेटेज कम है और लग रहा है कि यार थोड़ा वीक भी है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वेटेज ज़्यादा है तो आप छोड़िएगा मत वेटेज वाले चैप्टरों को, क्योंकि कुछ लिमिटेड चैप्टर हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, उन चैप्टर्स को आप कभी मिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस, रिवीजन बताइए। सबसे पहले तो रिवीजन की बात होगी, पीवाईक्यू, मॉक क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस का सामान आपके पास है। प्रैक्टिस आपको मैंने बता दिया कैसे करना सबसे पहले ना, तो रिवीजन भी आपको कैसे करना है, टेस्ट के थ्रू, क्योंकि इसमें जो आपका 5वां महीना है, 5th मंथ चल रहा है आज से, तो उसमें अपन ये नहीं कर सकते कि पहले से लेके लास्ट तक रिवीजन करेंगे, अरे कहाँ से कर पाओगे। तो टेस्ट दीजिए, कुछ कुछ थ्योरी रिवाइज करिए, रोज की थोड़ी थोड़ी थ्योरी रिवाइज करेंगे, पूरा कंप्लीट आपका रिवीजन प्लान तैयार हो जाएगा। लास्ट मंथ की बात करते हैं। लास्ट मंथ मतलब आ गया दिसंबर, नवंबर दिसंबर की बात आ गई। फाइनल रिवीजन, अब कोर्स और सब खत्म हो चुका है, कोर्स और सब फिनिश है।
फाइनल रिवीजन में क्या करना है, आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, फॉर्मूला बनाए होंगे, कभी टाइम टू टाइम फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। मॉक टेस्ट आप दे ही रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, मिस्टेक नोटबुक है, ये सब आपके पास तैयार बैठा है, ठीक है। ये आपको करना है। क्या नहीं करना, कोई नया क्वेश्चन, कोई नई बुक, कोई नई सलाह नहीं मानना है। न्यू टीचर नहीं भैया नहीं। अब आप क्या करोगे, किसी एक टीचर से पढ़े, लास्ट के महीने में बोला लास्ट में वन शॉट देख लूंगा, सब पता चला। क्योंकि कान पकड़ने के तरीके इधर भी है और ऐसे घुमा के भी है। पकड़ तो कान ही रहे हैं लेकिन तरीके अलग हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी मानना ना मानना देखो तो आपकी मर्जी है ना। न्यू कोर्स कुछ नहीं, रैंडम स्ट्रेटजी कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। जो हम अभी तक चलते आए हैं उसी पे फॉलो करते रहेंगे। गोल्डन रूल, रिवाइज मोर लर्न लेस। रिवाइज करिए, ज्यादा रटने क्वेश्चन मत करिए, रिवाइज करिए। इनऑर्गेनिक रटिए, बाग ये सब रिवाइज करिए ना, टाइम टू टाइम। और रिवीजन भी लास्ट में कैसे करेंगे, थ्रू टेस्ट। टेस्ट दीजिए, उस टेस्ट में जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है वही रिवाइज करिए। कंप्लीट थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आइडियल डेली टाइम टेबल, डेली का टाइम टेबल क्या है, मॉर्निंग उठिए, थोड़ा फार्मूला वार्मूला रिवाइज करिए। कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जाइए, जब लौट के आइए तो 3 घंटा अपन ने सेल्फ स्टडी किया, खाना वाना खाइए, 3 से 4 घंटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, 20 मिनट फार्मूला रिवीजन, सीधा गणित। यानी क्या आपके 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी के हो गए? यही चाहिए हमारे को, 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। और आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा सोचो, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा कोचिंग का टाइम भी कम होता जाएगा। जब कोचिंग का टाइम कम होता जाएगा तो उस टाइम को हम सेल्फ स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे। अंत, आपने एक कहानी सुनी होगी, सब लोग बोलते हैं अंत भला सो सब भला, क्योंकि इसके पीछे बहुत लॉजिक है। अंत भला सो सब भला, जो मार्च अप्रैल में जिसने पढ़ा ज़्यादा और लास्ट के 2 महीने में क्या हो गया, लिथार्जिक हो गया। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, बिगिनिंग में जोश भरे रहते हैं और लास्ट के नवंबर दिसंबर में छोड़ो यार बहुत पढ़ लिए, अब मन ही नहीं करता, लो खत्म हो गया। तो जिसने लास्ट के 2-3 महीने लगा दी जी जान, वो पहुंच गया आईआईटी। क्योंकि अंत भला सो सब भला, इसलिए जो लास्ट में जी जान लगाएगा उसका काम होना तय है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी के आवर्स लास्ट में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। संडे क्या करना है, संडे आपको केवल मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दिए, मस्त रहिए, एनालिसिस करिए, रिवीजन करिए, काम खत्म, संडे काम खत्म। क्योंकि होमवर्क सब खत्म हो चुका है। बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड, यानी जो हमें नहीं करना है वो क्या है। चेंजिंग स्ट्रैटेजी एवरी वीक, हर हफ्ते में बदल जाता हूँ, हर हफ्ते। इस हफ्ते मॉक टेस्ट दूँ, नहीं दूँ, मन नहीं कर रहा, नहीं दे रहा, नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि जो आप प्लानिंग करते आ रहे हो, देखो आपको मैंने कहा कि एग्जाम बहुत आसान है, बट इतना भी आसान नहीं है कि किसी का भी हो जाए। आप प्लान्ड वे में करोगे, सारी चीज़ें मानते हुए करोगे तो ही सेलेक्ट होगे। बाइंग मैनी बुक्स, हाँ भाई बहुत पैसा है तो खूब सारी किताबें खरीद ले, लाइब्रेरी घर ही में बना ली। अरे भाई क्या करेगा, जो आपके पास मॉड्यूल हैं, जो आपके पास टेस्ट पेपर हैं, पीवाईक्यू हैं, वही सफिशिएंट हैं। जबरदस्ती की बुक्स का ढेर मत लगाइए, ठीक है। इग्नोरिंग रिवीजन, रिवीजन अंत भला सो सब भला, अंत में ही आपने रिवीजन नहीं किया, काम खत्म। स्किपिंग मॉक टेस्ट, वही मैं भी मॉक टेस्ट ही मन ही नहीं कर रहा। मोस्टली बच्चा लास्ट के टेस्ट छोड़ने लगता है, जबकि ये लास्ट के टेस्ट बहुत जरूरी हैं। अगर आप अभी के टेस्ट छोड़ दो तो चलेगा, लास्ट के टेस्ट तो छोड़ने नहीं है, क्योंकि लास्ट में उस टेस्ट से ही रिवीजन करना है। इसलिए लास्ट के टेस्ट तो कभी भी स्किप नहीं करना है। स्टडिंग विदाउट प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं, जब मन किया मूवी देखा है, जब मन किया पढ़ लिए, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। लास्ट में आपको एकदम वेल मेंटेन प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। विदाउट प्लानिंग कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है। कभी भी कुछ भी कर लिए, जब मन किया कर लिए, नहीं बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है। फाइनल मोटिवेशन क्या है यार, मोटिवेशन तो देखो मेरा यही रहता है कि हुनर सब में होता है, हुनर सब में होता है। किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है ना। तो अगर आप अपने हुनर को छिपाना चाहते हैं, अगर आप अपने हुनर को छिपाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए, आपका हुनर अपने आप सब गायब हो जाएगा और कोई आपको नहीं कहेगा कि आप में टैलेंट है। और अगर आपको हुनर को
छपवाना है पेपर में, आपको अपनी तस्वीर छपवानी है, फलाने गांव का फलाना लड़का आईआईटी में कंप्यूटर साइंस बॉम्बे में जा रहा है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा, आपके टीचरों की बात माननी पड़ेगी, माँ बाप से झूठ नहीं बोलना, जो नंबर आपके आ रहे हैं माँ बाप को बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी एक सूडो माहौल मत बनाओ कि मैं टॉपर हूँ, बाद में आपके नंबर नहीं आएंगे तो माँ बाप को बहुत कष्ट होगा। इसलिए अगर नंबर नहीं आ रहे तो उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। आप एनालिसिस करिए ना कि नंबर क्यों आ रहे हैं, भाई नंबर क्यों आ रहे हैं उस पर बात करिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से लगिए, माँ बाप से शेयर करिए, अपने टीचर शेयर करिए कि मेरे को सर ये दिक्कत आ रही है, सोल्यूशन आपको मिलेगा, और सोल्यूशन मिलेगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन इस तरह चीटिंग करके, नंबर चीटिंग करके ले आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो टेस्ट में अगर आप टॉप भी कर जाओगे तो बेटा कोई गोल्ड मेडल आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनल रिजल्ट में टॉप करोगे, उसकी जो खुशी आपके माँ बाप के चेहरे पे दिखेगी, वो जीवन में आप उस खुशी को कभी देख नहीं पाओगे। क्योंकि जब किसी माँ बाप का बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होता है ना, जब वो रिजल्ट देखते हैं ना, तो उसकी जो चेहरे में जो आंखों में चमक होती है, उस चमक को आप दोबारा नहीं देख पाओगे। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, आप अपने माँ बाप के सपनों को अपना सपना बनाइए और जी जान से लगे रहिए। देखिए, जी जान से लगे रहेंगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ लगे रहेंगे तो पक्का सेलेक्ट होंगे। और अगर बेवकूफ़ बनाएंगे तो देखो सबका मालिक एक ना। ठीक है भाई, तो आपको बात समझ में आ गई भाई क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह के अगर आप वीडियो और चाहते हैं तो बेटा जेई के चैनल को, मोशन के जेई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती रहे। थैंक यू।